था। रानो का बेटा कुकू बहुत बीमार था। उसे तेज बुखार था और शरीर में खून की कमी हो गई थी। वैद्य जी उल्लू उसका इलाज करने आए थे। रानो बेटी, कुकू की हालत नाजुक है। इसे दवा नहीं, हरी भिंडी का ताजा सूप चाहिए। सिर्फ भिंडी में वो ताकत है जो सर्दियों में इसका खून बढ़ा सकती है। क्या तुम इंतजाम कर पाओगी? वैद्य जी, लेकिन अभी तो कराते की ठंड है, चारों तरफ बर्फ है, भिंडी कैसे मिलेगी? रानो तुरंत बाजार की ओर भागी। वहाँ सब्जियों की दुकानें खाली पड़ी थी। दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो की प्यारी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रभास, कौसर फातिमा, नुमान खान, राशिद, सूरज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। सिर्फ सूखे आलू और प्याज थे। रानो बहन, आप क्या ढूंढ रही हैं? इस मौसम में हरी सब्जी? नामुमकिन, ठंड ने सब कुछ जला दिया है। आपको अगले मौसम तक इंतजार करना होगा। मेरे बच्चे के पास इतना समय नहीं है बंटी भाई, मुझे आज ही कुछ करना होगा। बाजार में कुछ नहीं मिला तो रानो को याद आया कि पुराना गोदाम चूहों का अड्डा है। वहाँ मोटे लाल चूहा रहता था जो अनाज जमा करता था। मोटे लाल भाई, क्या आप घर पर हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन? रानो बहन, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो बिल्लियों का खतरा रहता है। भाई, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे भिंडी के बीज चाहिए। क्या आपके खजाने में कुछ बीज बचे हैं? किस्मत वाली हो बहन, मेरे पास आखिरी कुछ बीज बचे हैं। ले जाओ, लेकिन याद रखना, ये बर्फ में नहीं उगेंगे। रानो ने चूहे का धन्यवाद किया और बीज लेकर उड़ चली। रानो अपने खेत पर आई। जमीन पत्थर जैसी सख्त और ठंडी थी। यहाँ बीज बोना मतलब बीजों को मारना था। अरे रानो, क्या तुम इस बर्फ में खेती करने की सोच रही हो? पागल हो गई हो क्या? घर जाओ और सो जाओ। यहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। कालू भाई, एक माँ की उम्मीद कभी बंजर नहीं होती। मैं कोशिश जरूर करूँगी। उदास रानो नदी किनारे बैठी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जिस काले पत्थर पर वो बैठी है वो हल्का गर्म है। सूरज की हल्की किरणें काले पत्थरों को गर्म कर रही थीं। अरे, ये पत्थर गर्म है। अगर मैं जमीन को ऐसे गर्म पत्थरों से ढक दूं, तो बीजों को लगेगा कि गर्मी का मौसम है। मुझे ये तरीका अपनाना होगा। रानो ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो पहाड़ी से अपनी चोंच में भारी भारी काले पत्थर उठाकर लाने लगी। ये काम बहुत थका देने वाला था। रानो बहन, रुक जाइए, आप थककर गिर जाएंगी। ये पत्थर बहुत भारी हैं। नहीं हरिया भाई, ये पत्थर नहीं, मेरे बच्चे की जान है। मैं नहीं रुक सकती। रानो ने जमीन खोदी और भिंडी के बीज बोए। फिर उसने उन बीजों के चारों तरफ वो गर्म काले पत्थर रख दिए। पत्थरों की गर्मी से बर्फ पिघलने लगी। बीज प्यारे, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए रजाई का इंतजाम किया है। जैसे ही रानो ने खेत में गर्म पत्थर रखे, उनकी गर्माहट जमीन के नीचे भी पहुंच गई। गर्मी महसूस करके वहां सो रही काली नागिन जाग गई और बाहर आ गई। कितना सुकून है। सर्दियों में ऐसी गर्मी तो स्वर्ग जैसी है। अब मैं यहीं सोऊंगी। नागिन मौसी, प्लीज यहाँ मत बैठिए। ये पत्थर मेरे नन्हे पौधों के लिए है। अगर आप यहाँ लेटी तो पौधे दब जाएंगे। मुझे ठंड लग रही है रानो, मुझे गर्मी चाहिए। अगर तुमने मुझे हटाया तो मैं तुम्हारे अंडे खा जाऊंगी। मौसी, मैं आपके लिए अलग से 2 गर्म पत्थर ला देती हूँ। आप उस पर लेट जाइए, लेकिन मेरे पौधों को छोड़ दीजिए। रानो को नागिन के लिए अलग से पत्थर लाने पड़े। तब जाकर नागिन ने खेत छोड़ा। रानो का काम और बढ़ गया था। सूरज डूब गया और भयानक ठंड शुरू हो गई। पत्थर ठंडे होने लगे। रानो को पता था कि रात को पौधे मर जाएंगे। उसे जंगल में एक बुझा हुआ अलाव मिला जिसमें थोड़ी गर्मी थी। मुझे रात भर
इन पत्थरों को आग में गर्म करके वापस पौधों के पास रखना होगा। आज की रात मैं सो नहीं सकती। पूरी रात रानो एक तपस्वी की तरह काम करती रही। ये रानो सचमुच पागल है। इतनी ठंड में पत्थर ढो रही है। सुबह तक ये खुद बर्फ बन जाएगी। आधी रात के बाद अलाव बुझ गया। अब पत्थर गर्म करने का कोई जरिया नहीं था। पौधों पर फिर से पाला गिरने लगा। नहीं, मेरे पास अब आग नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे शरीर की गर्मी है। रानो ने अपने पंख फैलाए और उन नन्हे पौधों को पूरी तरह ढक लिया। वो खुद बर्फ बन रही थी, लेकिन पौधों को अपनी छाती से लगाए बैठी थी। सूरज निकला। रानो अभी भी पौधों के ऊपर बेहोश पड़ी थी। उसके पंखों पर बर्फ जमी थी। तभी कुकू और वैद्य जी वहाँ आए। माँ, उठिए माँ, देखिए क्या हुआ है। कुकू की आवाज सुनकर रानो ने धीरे से आंखें खोली। जैसे ही वो हटी, सब हैरान रह गए। रानो की शरीर की गर्मी ने पौधों को बचा लिया था। वहाँ ताजी भिंडी उगाई थी। पूरी रात की तपस्या सफल हुई। अद्भुत। विज्ञान कहता है कि बर्फ में भिंडी नहीं उगती, लेकिन आज ममता जीत गई। रानो, तुमने कुदरत को भी हरा दिया। रानो ने भिंडी का सूप बनाकर कुकू को पिलाया। कुकू के चेहरे पर रौनक लौट आई। कालू कौवा दूर से सर झुकाए खड़ा था। मुझे लगा था पत्थर सिर्फ चोट पहुंचाते हैं, लेकिन रानो ने पत्थरों से भी जीवन उगा दिया। जब अपने बच्चे की बात हो तो एक माँ सूरज से गर्मी छीनकर भी ला सकती है। कुकू अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और रानो के साथ अपने घोंसले के बाहर बैठा धूप सेक रहा था। तभी वहाँ कालू कौवा, बंटी कबूतर और हरिया तोता पहुँचे। कालू के हाथ में लकड़ियों का एक छोटा सा दट्ठर था। रानो बहन, कल तक मैं तुम्हें पागल समझ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली स्मार्ट काम क्या होता है। तुमने न केवल कुकू की जान बचाई, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि इच्छा शक्ति के सामने बर्फ भी आग बन सकती है। हाँ रानो बहन, आज हम सब आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये देखिए। बंटी और हरिया ने मिलकर रानो के खेत के चारों ओर सूखी झाड़ियों और लकड़ियों की एक मजबूत बाड़ बना दी थी, ताकि आगे से कोई जानवर या ठंडी हवा उन पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो बस अपने बच्चे के लिए कोशिश की थी, पर आप सबके इस साथ ने मेरी मेहनत को और भी खूबसूरत बना दिया। रानो, तुमने आज इस जंगल के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की है। लोग सर्दियों की बर्फ को मौत का पैगाम समझते थे, लेकिन अब से ये भिंडी का खेत सबको याद दिलाएगा कि जहाँ ममता और मेहनत होती है, वहाँ कड़ाके की ठंड में भी जीवन मुस्कुराता है। तभी कुकू ने चहकते हुए रानो के पंखों में अपना सिर छिपा लिया। रानो ने उसे अपने पंखों से ऐसे ढक लिया जैसे वो कह रही हो, अब डरने की कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ की ममता हर मौसम से बड़ी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची लगन और प्रेम के आगे असंभव कुछ भी नहीं है। जंगल में एक नई हलचल थी। गौरी कवि ने एक नया मॉडर्न स्कूल खोला था। स्कूल को रंग बिरंगे फूलों और रिबन से सजाया गया था। गौरी ऊंचे आसन पर बैठी थी। आइए आइए, अपने बच्चों का दाखिला मेरे फैशन स्कूल में कराइए। यहाँ मैं उन्हें धूल मिट्टी में खेलना नहीं, बल्कि सुंदर दिखना और मॉडल की तरह चलना सिखाऊंगी। फीस सिर्फ 2 मीठे सेब रोज। कालू कौवा जंगल में गौरी के स्कूल का प्रचार कर रहा था। सुनो सब, अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे राजा रानी दिखें, तो उन्हें गौरी मैडम के पास भेजो। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सीखेंगे कि जब आसमान में काली घटाएं छा जाएं और तेज आंधी चलने लगे तो अपनी जान कैसे बचाई जाए। याद रखना, हवा के खिलाफ उड़ने की जिद कभी मत करना,
बल्कि हवा की दिशा के साथ अपने पंखों को ढीला छोड़ना सीखना। यदि तुम हवा से लड़ोगे तो तुम्हारे पंख टूट सकते हैं, लेकिन यदि तुम हवा के साथ बहना सीख जाओगे तो तुम सुरक्षित घोंसले तक पहुंच सकोगे। ये सिर्फ उड़ना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हार न मानकर रास्ता खोजने का हुनर है। उफ, रानो टीचर, बस भी कीजिए, हम बोर हो गए हैं। रोज वही हवा, तूफान और शिकारी की बातें। क्या जिंदगी सिर्फ डरने का नाम है? सही कहा किकी ने। टीचर, जरा उधर देखिए, गौरी आंटी के स्कूल से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने सुना है वहाँ आज डांस क्लास है और जीतने वाले को शहद वाला सेब मिलेगा, और हम यहाँ सूखी हवा की बातें कर रहे हैं। बेटा मिट्ठू, बेटा कीकी, मैं समझ सकती हूँ कि वो सब आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखिए, जंगल कोई स्टेज नहीं है। यहाँ हर झाड़ी के पीछे एक खतरा छुपा है। अगर आपने बचना नहीं सीखा तो वो शहद वाला सेब खाने के लिए आप बचेंगे ही नहीं। आप तो बस डराती रहती हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि अब जमाना स्मार्ट दिखने का है। गौरी आंटी हमें स्मार्ट बना रही हैं और आप हमें मजदूर बना रही हैं। हमें ये बोरिंग क्लास नहीं करनी। अगले दिन कई माता पिता अपने बच्चों को रानो के स्कूल से निकालकर गौरी के स्कूल ले जाने लगे। रानो उन्हें रोकने के लिए चौराहे पर खड़ी हुई। हरिया भाई, आप अपने बेटे को वहाँ मत भेजिए, जंगल खतरों से भरा है। बच्चों को सुरक्षा के नियम सीखने चाहिए, फैशन नहीं। अरे रानो बहन, अब जमाना बदल गया है। मेरा बेटा सुंदर दिखेगा तो उसकी इज्जत होगी। आप अपनी पुरानी पढ़ाई अपने पास रखिए। रानो की आंखों में आंसू आ गए। उसकी कक्षा खाली हो रही थी। गौरी के स्कूल में बच्चे कतार में खड़े थे। गौरी उन्हें सजा रही थी। जग्गू, तुम बहुत साधारण लग रही हो। ये लो, अपने गले में ये चमकीली माला पहन लो और पंखों पर ये लाल रंग की टोपी पहन लो। अब तुम एक राजकुमार लग रही हो। याद रखना, जंगल में जो चमकता है वही दिखता है। वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। रानो के पास अब सिर्फ 2-3 गरीब छात्र बचे थे। वो उन्हें मैदान में ले गई। बच्चों, आज का पाठ है छलावरण, यानी खुद को कुदरत के रंग में ढाल लेना। अगर कोई शिकारी आए तो इस सूखी घास में ऐसे छिप जाओ कि कोई तुम्हें देख ना सके। बिल्कुल पत्थर बन जाओ। बच्चे ध्यान से मिट्टी और घास में छिपना सीख रहे थे। आसमान में बहुत ऊपर एक खूंखार शिकारी बाज उड़ रहा था। उसकी तेज नजर जंगल पर थी। उसे भूख लगी थी। आज शिकार कहाँ मिलेगा? अरे, वो नीचे क्या चमक रहा है? लाल और नीले रंग के पक्षी? वाह, ये तो खुद बता रहे हैं कि वे कहाँ हैं। आज तो दावत होगी। गौरी के छात्र फैशन शो की तैयारी कर रहे थे। जग्गू ने भारी माला पहनी हुई थी। अचानक जमीन पर एक बड़ी परछाई पड़ी। बाज ने हमला बोल दिया। भागो, बाज आ गया, सब भागो। टीचर, मैं उड़ नहीं पा रहा। ये माला बहुत भारी है और मेरे पंख इस रंग की वजह से चिपक रहे हैं। बाज उन बच्चों के पीछे पड़ा था जो सबसे ज्यादा चमक रहे थे। गौरी ने उन्हें छिपना नहीं सिखाया था, सिर्फ दिखना सिखाया था। बच्चे खुले में भाग रहे थे और बाज उनके करीब आता जा रहा था। बचाओ, वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं कहाँ छुपूं? मैंने तो छिपना सीखा ही नहीं। बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे और रो रहे थे। रानो ने शोर सुना। उसने देखा कि गौरी के छात्र मुसीबत में हैं। बाज जग्गू को पकड़ने ही वाला था। मेरे बहादुर बच्चों, अब इम्तिहान का समय है। जाओ और उन बच्चों को खींचकर झाड़ियों में ले आओ। उन्हें कहना कि अपनी माला फेंक दे और मिट्टी में लेट जाएं। रानो के छात्र तेजी से गए और गौरी के छात्रों को खींचकर कांटों वाली झाड़ियों के नीचे ले आए। जग्गू, ये माला उतारो जल्दी और सब मिट्टी में मिल जाओ। हिलना मत, सांस रोक लो। सभी बच्चे रानो के कहे अनुसार मिट्टी में सनकर एकदम शांत हो गए। बाज ठीक उनके ऊपर मंडरा रहा था। बाज थोड़ी देर वहाँ घूमा, लेकिन उसे नीचे सिर्फ मिट्टी और सूखी घास दिखाई दी। रंग बिरंगे पक्षी गायब हो चुके थे। अजीब बात है, अभी तो यहीं थे,
अचानक कहाँ गायब हो गए? लगता है मेरी आंखों का धोखा था। बाज वहाँ से उड़ गया। बच्चों की जान बच गई। वे सब रानों से लिपटकर रोने लगे। शाम को गौरी, कवि और सभी माता पिता रानों के पास आए। गौरी का सिर शर्म से झुका हुआ था। बच्चों ने अपने फैंसी कपड़े उतार दिए थे। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने फीस के लालच में बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी। अगर आज तुमने उन्हें छिपना नहीं सिखाया होता तो मेरी सजावट उन्हें मरवा देती। गौरी बहन, आज जो हुआ वो हम सबके लिए एक सबक है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन ये सच है कि शिक्षा वो है जो जीवन की रक्षा करे, ना कि वो जो केवल बाहरी तौर पर अच्छा दिखाए। बनावटी सुंदरता और फैशन की चमक कुछ पलों की खुशी तो दे सकती है, पर संकट की घड़ी में केवल हुनर और ज्ञान ही काम आता है। बच्चों को उड़ना सिखाना अच्छा है, लेकिन उन्हें गिरकर संभलना और दुश्मनों से बचना सिखाना कहीं ज्यादा जरूरी है। याद रखना, असली निखार कपड़ों से नहीं बल्कि उस समझदारी से आता है जो हमें विषम परिस्थितियों में भी जीवित रखे। उस दिन के बाद जंगल का फैशन स्कूल बंद हो गया। सभी ने समझ लिया कि असली स्कूल वही है जो जिंदगी जीने का तरीका सिखाता। सुंदरवन के एक सूखे कोने में रानो चिड़िया ने अपनी जी जान लगाकर मूली का एक छोटा सा खेत तैयार किया था। वो अकेली माँ थी जिसके कंधों पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। बस कुछ ही दिन और। हाँ मेरी प्यारी मूलियों, मैंने इस जमीन के एक इंच को अपनी चोंच से कुरेदा है। अगर ये फसल अच्छी हो गई तो मेरे बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे बस थोड़ा और धीरज रखना है। हे भगवान, मेरी मेहनत रख लेना, क्योंकि इस सूखी धरती पर बस यही एक उम्मीद है जिसे मैंने सींचा है। शाम को जब रानो खाली हाथ घोंसले में लौटी तो उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलख रहे थे। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं, बस थोड़ा धीरज रखो। नीचे खेत देखा है तुमने? वहाँ बड़ी बड़ी मूलियाँ उग रही हैं। हम सब पेट भरकर खाएंगे। तुम दोनों सो जाओ। दोपहर में गोरी कोवी अपने घोंसले से बाहर निकली। उड़ते हुए वो नदी के उस किनारे पर जा पहुंची, जहाँ वहाँ एक बड़े पत्थर पर उसे अपनी सहेली हरियाली तोती बैठी मिल गई। अरे हरियाली बहन, आपने देखा उस रानो को? मुझे तो लगता है गर्मी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। सही कह रही हैं आप गोरी बहन। मैंने सुबह देखा उसे, बेचारी चोंच से पत्थर तोड़ रही थी। कहती है उम्मीद बो रही हूँ। भला इस सूखी रेत में भी कोई उम्मीद उगती है? वही तो, हम सब यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं और वो महारानी किसान बन रही है। जब भूख से जान निकलेगी तब अकल आएगी उसे। छोड़िए बहन, जिसे खुद को बर्बाद करना हो उसे हम क्या समझाएं। चलिए हम अपनी जान बचाएं, वो तो अपनी जिद में ही मरेगी। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल के खूंखार चूहों ने रानो के सपनों पर हमला बोल दिया। वे खेत में घुस आए। अरे वाह, देखो भाई, क्या नरम जमीन है। यहाँ बिल बनाएंगे और सारी मूली की जड़ें कुतर डालेंगे। चलो शुरू हो जाओ। उस चिड़िया को सुबह सिर्फ मिट्टी मिलेगी। अगली सुबह जब रानो खेत पर पहुंची तो नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। कई पौधे उखड़े पड़े थे। पड़ोसी कालू कौवा और गोरी कवि ऊपर डाल पर बैठे तमाशा देख रहे थे। काव काव, मैंने कहा था ना रानो, ये खेती बाड़ी हम पक्षियों का काम नहीं है। देखो चूहों ने क्या हाल किया है। हाँ रानो, छोड़ दो ये जिद। तुम इन चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, यहाँ तो अब भूखमरी है। रानो अकेली खेत के किनारे बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार पक्षी उल्लू बाबा की याद आई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। रोने से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मुझे उल्लू बाबा के पास जाना होगा।
रानो उड़कर जंगल के घने हिस्से में पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां अंधेरे में उल्लू बाबा बैठे थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से मूली उगाई थी, लेकिन चूहे उसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूं? बेटी रानो, चूहों की ताकत उनकी संख्या है और तुम्हारी चोंच छोटी है। तुम उनसे लड़ नहीं सकती। लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। रानो ने हैरानी से बाबा की ओर देखा। मैं समझी नहीं बाबा, मुझे क्या करना होगा? पहाड़ी के पीछे एक काला नाग रहता है। वह कई दिनों से भूखा है और गर्मी से परेशान है। उसे ठंडक और खाना दोनों चाहिए। तुम्हारा मूली का खेत उसे ठंडक देगा और चूहे उसका खाना बनेंगे। नाग? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? एक काला नाग? वो तो चूहों से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो मेरे पूरे परिवार के लिए जानलेवा होगा। वो मुझे और मेरे नन्हे बच्चों को खा जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाबा? मैं अपने बच्चों को एक और खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? नहीं बेटी, नाग को बड़े शिकार की जरूरत है। अगर तुम उसे नहीं छेड़ोगी तो वो तुम्हारा रक्षक बनेगा। कुदरत का यही नियम है। जाओ, उसे आने दो, डरो मत। रानो डरते डरते वापस खेत पर आई। उसने देखा कि उल्लू बाबा की बात सच थी। पहाड़ी की तरफ से एक विशाल काला नाग धीरे धीरे खेत की ओर सरक रहा था। जंगल के बाकी पक्षी शोर मचाने लगे। भागो रानो, अपनी जान बचाओ, नाग आ रहा है। रानो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी। वो अपनी जगह से नहीं हिली। नाग खेत में दाखिल हुआ। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नाग सीधा मूली के घने पत्तों के बीच चला गया, जहां उसे चूहों की गंध आ रही थी। भागो, सांप, सांप! इससे पहले कि चूहा भाग पाता, नाग ने झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। रानो ने अपनी आंखें खोली और ये नजारा देखा। रानो उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चे नाग को देखकर डर रहे थे। माँ, वो हमें काट लेगा। चलिए वहाँ से चलते हैं। नहीं मेरे बच्चों, शांत रहो। वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो उन चोरों को सजा देने आया है जिन्होंने हमारा खाना चुराया था। जब तक वो नीचे बैठा है, हमारा खेत सुरक्षित है। अगले कुछ दिनों तक नाग ने खेत में ही डेरा जमाए रखा। उसे मूली के पत्तों की ठंडी छांव और खाने के लिए चूहे मिल रहे थे। चूहों का नामो निशान मिट गया। जब सारे चूहे खत्म हो गए तो नाग चुपचाप वहाँ से चला गया। रानो ने राहत की सांस ली। वो उड़कर सीधा उसी पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लू बाबा के पास पहुँची। शुक्रिया बाबा, आपने सही रास्ता दिखाया। और शुक्रिया नाग देवता, अनजाने में ही सही आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी हिम्मत का करो बेटी। मुसीबत में घबराना आसान है, लेकिन दिमाग से काम लेना मुश्किल। जाओ, तुम्हारे बच्चे भूख से इंतजार कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई खाओ। आज रानो के खेत में मूली की फसल तैयार खड़ी थी। रानो, गुड़िया और कुकू मिलकर मूली निकाल रहे थे। कालू कौवा और बाकी पक्षी भी ये चमत्कार देखने आए थे। रानो, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने कमाल कर दिया। हम तो डरकर भागने वाले थे। मुसीबत आने पर सिर्फ डरना नहीं चाहिए कालू भैया। सही सलाह और सही सोच से बड़ी मुसीबत भी हल हो सकती है। उस शाम रानो और उसके बच्चों ने भरपेट खाना खाया। जंगल ने उस दिन सीखा कि कभी-कभी जान बचाने के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते। इस साल रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत से अंगूर की खेती की थी। अंगूर हरे और रसीले दिख रहे थे। बस कुछ दिनों में फसल पकने वाली थी। बच्चों, इस बार अंगूर बहुत अच्छे हुए हैं। इन्हें बेचकर हम आपके लिए नए कपड़े और खिलौने लाएंगे। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। हम बाजार चलेंगे। अचानक मौसम बदल गया। जंगल में भयानक लू चलने लगी। सूरज इतना तेज चमकने लगा जैसे आग बरस रही हो। ये गर्मी नाजुक अंगूरों के लिए बहुत खतरनाक थी। सूरज की तेज किरणें और गर्मी की लहरें दिखाई दे रही थी। कालू कौवा बहुत चालाक था।
उसने अपनी अंगूर की बेलें घने बरगद के पेड़ की छांव में लगाई थी, इसलिए धूप वहां तक नहीं पहुंच रही थी। रानो के खेत में तो सीधी धूप पड़ रही है, उसके अंगूर तो जल जाएंगे, लेकिन मेरे अंगूर सुरक्षित रहेंगे। इस बार बाजार का राजा मैं ही बनूंगा। 2 दिन की तेज धूप ने रानो की सारी फसल जला दी। जो अंगूर कल तक हरे और मोटे थे, आज वे सूखकर छोटे और बदसूरत हो गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे अंगूर सूख गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? ये तो कचरा बन गए हैं। तभी फड़फड़ की आवाज के साथ कालू कौवा वहाँ आ धमका। उसके हाथ में अपने खेत का एक बड़ा हरा और चमकदार अंगूर था। बहुत बुरा हुआ रानो बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कालू उसे अपना हरा अंगूर दिखाते हुए कहता है, जरा मेरे इस मोती जैसे अंगूर को देखिए, इसे कहते हैं फसल। और अपनी जमीन पर देखिए, ये अंगूर हैं या सूखे हुए कंकर। अब रोने से क्या फायदा? ऐसा कीजिए, ये सब कचरे में फेंक दीजिए और मेरे खेत पर मजदूरी करने आ जाइए। कम से कम भूखी तो नहीं मरोगी। कालू की कड़वी बातें सुनकर और जोर से रोने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। रानो शाम को खाली हाथ घर लौटी। बच्चों को पता चल गया था कि कुछ बुरा हुआ है। माँ, क्या हम इस बार भी भूखे रहेंगे? कालू काका कह रहे थे कि हमारी फसल मर गई है। नहीं बेटा, फसल सूखी है लेकिन मरी नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इन सूखे फलों को ही बाजार ले जाऊंगी। अगली सुबह रानो अपने सूखे अंगूरों को नदी के पानी से साफ कर रही थी। तभी कालू वहाँ आया। अरे रानो बहन, क्यों मेहनत कर रही हो? ये तो मरे हुए अंगूर हैं, इन्हें नदी में बहा दो। बाजार में लोग फल खरीदते हैं, पत्थर नहीं। कालू भाई, ये मेरी मेहनत है, मैं इसे फेंकूंगी नहीं। शायद कोई गरीब ही इसे सस्ते में खरीद ले। रानो ने सूखे अंगूरों की टोकरी सिर पर उठाई और बाजार की ओर चल पड़ी। टोकरी भारी थी और रानो का मन भी भारी था। रास्ते में हरिया तोता मिलता है। रानो बहन, वापस चली जाइए, वहाँ सब मजाक उड़ाएंगे। कालू के हरे अंगूरों के सामने आपका ये सूखा माल कोई नहीं देखेगा। हरिया भाई, कोशिश करने में क्या बुराई है? अगर नहीं बिका तो मैं खुद खा लूंगी। टोकरी के बोझ से थककर रानो एक पुराने कुएं की जगह पर सुस्ताने के लिए रुकी। वहाँ जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुआ दादा धूप सेक रहे थे। रानो बेटी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। इस टोकरी में क्या है? बहुत मीठी खुशबू आ रही है। दादा, ये मेरे सूखे हुए अंगूर हैं। सब कह रहे हैं ये खराब हैं, लेकिन फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। बेटी, दुनिया को अभी इसकी पहचान नहीं है। ये खराब नहीं, बल्कि समय ने इनकी खटास सोख ली है और मिठास भर दी है। तुम घबराना मत, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। दादा की बातों ने रानो को थोड़ी हिम्मत दी और वो फिर से बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार सजा हुआ था। कालू कौवे ने सबसे आगे अपनी दुकान लगाई थी। उसके हरे अंगूर चमक रहे थे। ताजे रसीले अंगूर, हरे भरे अंगूर, यहाँ आइए, कचरा मत खरीदिए। बाजार में जंगल के सबसे अमीर राजा मोर खरीदारी करने आए थे। उन्हें अपनी पार्टी के लिए सजावट वाले फल चाहिए थे। कालू तुरंत उनके पास पहुँच गया। राजा साहब, देखिए मेरे अंगूर, बिल्कुल पन्ने जैसे हरे और चमकदार, आपकी पार्टी की शान बढ़ा देंगे। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। रानो के वो काले सूखे फल तो मेरी मेज की शोभा खराब कर देंगे। कालू, तुम मेरे लिए 10 किलो अंगूर पैक कर दो। शायद कालू सही था। लोग स्वाद नहीं, सुंदरता खरीदते हैं। कालू रानो को चुराते हुए हंस रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा मोर सिर्फ सजावट के लिए खरीद रहे हैं, खाने के लिए नहीं। रानो एक कोने में अपनी टोकरी लेकर चुपचाप बैठी थी। उसके सूखे भूरे अंगूर देखकर ग्राहक मुंह फेर लेते थे। छी, ये तो सड़े हुए लग रहे हैं। चलो कालू की दुकान पर चलते हैं। कालू अपने अंगूर लेकर सेठ तोते के पास गया। सेठ ने एक हरा अंगूर चखा और तुरंत थूक दिया।
ये अंगूर तो सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, ये अंदर से खट्टे हैं, क्योंकि इन्हें धूप नहीं मिली। ये सब बेकार है। लेकिन सेठ जी, ये हरे हैं। सेठ की नजर कोने में बैठी रानो की टोकरी पर पड़ी। वो पास आया और एक सूखा अंगूर उठाकर मुंह में डाला। खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, अद्भुत! ये अंगूर नहीं, ये तो किशमिश है। धूप ने इसका पानी सुखाकर इसे शहद जैसा मीठा बना दिया है। ये तो सोने के भाव बिकेगा। क्या सच में सेठ जी? मुझे लगा ये खराब हो गए हैं। नहीं पगली, ये सबसे कीमती मेवा है। मैं तुम्हारी पूरी टोकरी मुंह मांगी कीमत पर खरीदता हूँ। रानो ढेर सारे पैसे और बच्चों के लिए खिलौने लेकर घर लौटी। कालू अपने खट्टे अंगूर लेकर वापस आ गया था, जो अब कोई नहीं खरीद रहा था। देखा बच्चों, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। धूप ने हमारी फसल को जलाया नहीं, बल्कि उसे और कीमती बना दिया। अगले दिन रानो अपने घर के बाहर बच्चों को नए कपड़े पहना रही थी और कुकू गुड़िया खिलौनों से खेल रहे थे। तभी सामने से कालू कौवा धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया। उसके कंधे पर वही खट्टे अंगूरों की टोकरी थी, जो अब और भी मुरझा गए थे। रानो बहन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कल बाजार में जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सिर्फ तुम्हारी फसल का ही नहीं, तुम्हारी मेहनत का भी मजाक उड़ाया था। आज मेरे पास ये सुंदर दिखने वाले अंगूर तो हैं, पर इन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। रानो मुस्कुराई और उसने कुकू के हाथ से एक लकड़ी की छोटी गाड़ी लेकर कालू की तरफ बढ़ाई। कालू भाई, हार जीत तो चलती रहती है। धूप ने मेरे अंगूरों को किशमिश बना दिया, लेकिन अगर आप उन अंगूरों को पेड़ की छांव से निकालकर थोड़ी धूप दिखाते तो शायद वे भी मीठे हो जाते। घमंड की छांव हमेशा कड़वाहट ही देती है। कालू ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। रानो ने आगे बढ़कर कालू की टोकरी से कुछ खट्टे अंगूर लिए। परेशान मत होइए, इन अंगूरों को फेंकिए मत। इनसे हम मिलकर खट्टा मीठा शरबत बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस